हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एसएससी जनरल फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, जिसे हम भौतिकी का परिचय कहते हैं। फिर काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, बुनियादी अवधारणाओं को। फिर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पढ़ेंगे, गति के समीकरणों को पढ़ेंगे। फिर हम काइनेमेटिक्स में कुछ ग्राफ्स देखेंगे। फिर हम डायनेमिक्स में न्यूटन्स के तीनों लॉ को पढ़ेंगे, न्यूटन के तीनों नियम को, गति के तीनों नियम को देखेंगे। फिर हम फ्रिक्शंस पढ़ेंगे। फिर सर्कुलर मोशन, जिसे वृत्तीय गति भी कहते हैं। फिर हम वर्क, एनर्जी एंड पावर में वर्क को पढ़ेंगे। फिर एनर्जी को पढ़ेंगे और लास्ट में हम देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हीट को, जिसे ऊष्मा कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा फिजिक्स की। डेफिनेशन क्या कहती है फिजिक्स की? फिजिक्स के अंदर हम स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम, पदार्थ, ऊर्जा और उनके बीच में इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम बात करें फॉर फाउंडेशन फॉर वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब विभिन्न प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक के समझ के लिए जो आधार है वो फिजिक्स से डेवलप होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेमेटिक्स के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और इनमें इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या स्थिति हम किसे कहेंगे? द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स स्पेसिफिक लोकेशन इन स्पेस। किसी वस्तु की स्थिति अंतरिक्ष में उसका विशिष्ट स्थान है। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम बात करेंगे कि वह किस पॉइंट पर है और उसे रिलेट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो वह उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक पोजीशन को बताता है कंपैरेटिवली। नेक्स्ट है डिस्टेंस या फिर दूरी। दूरी होती है कुल तय किया गया रास्ता। और डिस्प्लेसमेंट, जिसे विस्थापन भी कहते हैं, एक सदिश राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डायग्राम से अगर हम इसे समझे, अगर हम बात करें इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक की जो दूरी है वो 4 मीटर है, तो हम कहेंगे कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है। और बी और सी के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है। और सी और ए के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है।
अगर ए से चलकर बी, फिर सी, फिर वापस ए पे पहुंच जाते हैं तो हम कहेंगे हमने टोटल कितनी दूरी तय करी, 4 मीटर ए से बी, 3 मीटर बी टू सी और 5 मीटर सी टू ए। तो टोटल हो गई हमारे पास 12 मीटर। तो हम कहेंगे कि 12 मीटर दूरी हमने तय करी, तो इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो जिस पोजीशन से हमने स्टार्ट किया उसी पोजीशन पर अगर हम लौट के वापस आ जा रहे हैं तो हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। लेकिन अगर ए से सी पोजीशन तक ट्रेवल हुआ तो दूरी हमारी कितनी हो गई, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो जिस पॉइंट से इस पॉइंट से अगर हम चलते हैं और वापस इसी पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं तो हम कहेंगे हमारे द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट 0 है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी, वेग और त्वरण। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी के पास स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती है, गति और दिशा दोनों होती है। और एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। मतलब त्वरण एक ऐसी सदिश राशि है जो उस दर को दर्शाती है जिस पर किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, मान लेते हैं कि ये कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो हम कहेंगे कि इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अगर हम बात करें कि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा इन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर इन इस डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी के पास स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती है। अगर हम कहे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब त्वरण की बात करें तो समय के साथ वेग में किया गया परिवर्तन, उसे त्वरण कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के गति के 3 नियम। पहला, फर्स्ट इक्वेशन कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस में at, जिसे हम पहला समीकरण कहते हैं। और दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। यहाँ पर गति के तीनों समीकरण में v अंतिम वेग को दर्शाता है, u आरंभिक वेग को, a त्वरण को दर्शाता है और t समय को दर्शाता है, और s टोटल तय की गई दूरी को दर्शाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ ग्राफ्स, काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ ग्राफ्स को देखते हैं। यह ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का है, ढलान और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। इसमें y एक्सिस पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट है और x एक्सिस पे टाइम। तो the slope of a velocity time graph represents the त्वरण। वेलोसिटी मतलब वेग और समय का ग्राफ त्वरण को दर्शाता है, वस्तु के त्वरण को दर्शाता है। अगर हम बात करें ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, यह स्लोप क्या दिखाता है, वस्तु के त्वरण को दर्शाता है।
जिसका फार्मूला होता है a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, जहां a त्वरण है, डेल्टा v वेग में बदलाव और डेल्टा t समय में बदलाव। एक एग्जाम्पल करते हैं। यदि किसी कार का वेग 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो त्वरण क्या होगा? तो हमें पता है त्वरण का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी है 30 से 30 माइनस 10, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम। तो हमारे पास त्वरण आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, क्षेत्रफल और विस्थापन। जहां y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है वेग को और x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है समय को। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्र वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है। स्थिर वेग के लिए इसे इस प्रकार दिया जाता है जैसे s इज इक्वल टू v2। वेग में परिवर्तन के लिए इसके नीचे इसे वक्र के नीचे के क्षेत्र की गणना करके पाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि हमें विस्थापन निकालना है तो यह ग्राफ हमें बताता है कि यह वेलोसिटी और टाइम में कितना एरिया कवर किया, वो एरिया हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएगा। यहाँ हाइट है हमारे पास 9 और बेस है हमारे पास 3। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है जिसका फार्मूला होता है s इज इक्वल टू vt। एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि वेग समय ग्राफ 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का स्थिर वेग दिखाता है तो विस्थापन क्या होगा? तो हमें पता है विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए s इज इक्वल टू vt होता है। तो हमारे पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 4 सेकेंड। तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर का हुआ है। तो इस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ का ढलान वस्तु के वेग v को दर्शाता है। यह विस्थापन में परिवर्तन के समय में परिवर्तित से विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वस्तु ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में चेंज अपॉन में टाइम में चेंज कैलकुलेट करके हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डेल्टा s डिवाइडेड बाय में डेल्टा t और यह इसका स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, जहां y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है और x एक्सिस टाइम। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं एक उदाहरण। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 10 सेकंड में 5 मीटर से 150 मीटर हो जाता है तो वेग कितना होगा? तो हमें पता है v इज इक्वल टू
क्या करेंगे, 150 मीटर माइनस 50 मीटर भागा 10 सेकेंड, तो टोटल आ जाता है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। इसका वेग हो गया है, जहां मीटर पर सेकेंड वेग की यूनिट को दर्शाता है। इट शोज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब हम पढ़ते हैं थ्रीज लॉज ऑफ मोशन, जिसमें पहला नियम कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इनर्शिया लॉ भी कहते हैं। ये क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट or continue to move in a straight line at a constant velocity unless acted upon by an external force. This property is called inertia. मतलब जब किसी वस्तु पर किसी बाहरी बल द्वारा प्रभावित ना हो, वह स्थिर रहेगी या एक सीधी रेखा में स्थिर वेग से चलती रहेगी। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जब आप एक सिक्के के नीचे से कागज को तेजी से झटकते हैं या खींचते हैं, तो सिक्का कुछ क्षण के लिए अपनी स्थिति में रहता है और कांच में गिर जाता है। आप ऐसे देख सकते हैं कि गिलास के ऊपर पेपर रखा हुआ है और फिर सिक्का रखा हुआ है। जब पेपर को पुल करते हैं तो कॉइन कुछ समय के लिए अपनी स्थिति में बना रहेगा और उसके बाद ग्लास में गिर जाएगा। मतलब इस पोजीशन से यह इस पोजीशन में चला जाता है। मीन्स द कॉइन्स रिमेन इट्स पोजीशन मोमेंटरीली एंड फॉल्स इनटू द ग्लास। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अपनी इनर्शिया को चेंज नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं करेगा। अब देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका फार्मूला है F = ma। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो F है, वस्तु के द्रव्यमान m को उसके त्वरण a से गुना करने के बराबर होता है। यह नियम बताता है कि बल लगाने पर किसी वस्तु का वेग कैसे बदलता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका कुछ वेट है, हम मान लेते हैं उसका मास 1000 kg है और वो 2 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन मतलब त्वरण के साथ मूव कर रही है, तब उस पे कितना फोर्स लगेगा। तब उस पे एक्ट किया फोर्स होगा F = ma, जो हमारा फार्मूला है। इसमें रखने पर हम पाते हैं कि उस पर 2000 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है। 2000 न्यूटन फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है एक्शन एंड रिएक्शन को ये एक्सप्लेन करता है, क्रिया और प्रतिक्रिया को। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन्स के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मीन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ states that for every action there is a equal and opposite
रिएक्शन। अगर आप एग्जाम्पल से समझे तो when you push against a wall, the wall pushes the back with an equal and opposite force. जब आप दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी बराबर और विपरीत बल से धक्का देती है। अगर आपने इस दीवार पर F1 प्राइम का फोर्स लगाया तो दीवार ने आपके ऊपर भी इक्वल अमाउंट में पर अपोजिट डायरेक्शन में F1 फोर्स लगाएगी। यह न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायनेमिक्स में फ्रिक्शन को। बेसिकली फ्रिक्शन हम यहाँ 2 टाइप्स के पढ़ेंगे। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण वह घर्षण बल है जो किसी वस्तु को सतह के सापेक्ष गति करने से रोकता है। Static friction is the frictional force that prevents an object from starting to move relative to a surface. Static friction सरफेस के नीचे लगता, सरफेस कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मान लेते कि ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा। यह इसे मूव करने से फोर्स लगाने, हम फोर्स की डायरेक्शन इधर लगा रहे हैं लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, तो हम कहेंगे कि यह वस्तु को गति करने से रोक रहा है। अगर हम बात करें कि यह वस्तु फोर्स कब कितना फोर्स लगाए कि यह ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर ले, स्थैतिक घर्षण से काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाए, मतलब गतिज घर्षण में चेंज हो जाए। अगर हम बात करें तो जो फोर्स लगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगी। क्लियर? फर्श पर स्थित स्थिर बक्से को चलाने के लिए एक आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण है। नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे गतिज घर्षण भी कहते हैं। Kinetic friction or dynamic friction is the frictional force acting on an object that is already in motion relative to a surface. गतिज घर्षण एक वस्तु पर कार्य करने वाला वह घर्षण बल है जो किसी वस्तु या किसी वस्तु के सतह के सापेक्ष पहले से ही गति में है। अगर हम बात करें कि यह बॉक्स पहले से ही मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इसे रोक रहा होगा मूव करने से। जब बॉक्स फिसलना शुरू करता है तो गतिज घर्षण उसे धीमा करने का कार्य करता है। इसका प्रतीक है Fk। इट इज डिनोटेड बाय Fk, मीन्स Fk से काइनेटिक फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डायनेमिक्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, ऐसे कारक जो घर्षण को प्रभावित करते हैं जिसकी वजह से घर्षण कम या ज्यादा होता है। हम यहाँ पर 2 कारक के बारे में पढ़ेंगे। पहला सतह की बनावट, मतलब सरफेस टेक्सचर, और दूसरा सामान्य बल, नॉर्मल फोर्स। संपर्क में आने वाली सतहों की बनावट या खुरदरापन
घर्षण की मात्रा को प्रभावित करता है। खुरदरी सतह घर्षण को बढ़ाती है, जबकि चिकनी सतह इसे कम कर देती है। जितनी ज्यादा खुरदरी सतह होगी, घर्षण उतना ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा चिकनी सतह होगी, घर्षण उतना कम होगा। तो यह एक फैक्टर है जो घर्षण को प्रभावित करता है। दूसरा है सामान्य बल। सामान्य बल किसी सतह द्वारा उसके संपर्क में किसी वस्तु पर लगाया गया लंबवत बल होता है। इसका प्रतीक N है, जिसका सूत्र F = म्यू N है। जहां म्यू घर्षण का गुणांक है। क्लियर? आगे हम देखते हैं डायनेमिक्स में सर्कुलर मोशन को। सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल वह बल है जो वृत्ताकार पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करता है, जो वृत्त के अंदर वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित होता है। मीन्स व्हाट? यह सेंट्रल की तरफ एक्ट होता है। जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट होता है। यह वस्तु के वेग की दिशा बदलने, उसे वक्रीय प्रक्षेप पथ पर रखने के लिए जिम्मेवार होता है। It is responsible for the changing in the direction of the object's velocity, keeping it in curved trajectory. अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स के अभिकेंद्रीय बल के बारे में, तो यह हर पॉइंट पर सर्कल के हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो हम कहेंगे वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। ये इसका सेंटर है, हमेशा अंदर की तरफ एक्ट होता है। इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स का, F = mv²/r, जहां पर Fc हमें बताता है अभिकेंद्रीय बल, m बताता है वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु की गति और r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। Centripetal force, m means mass of object, v velocity of object and r radius of the circular path. नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने का। क्लियर? कंसीडर a car of mass 100 kg traveling at speed 20 meter per second around a circular track with a radius 50 meters. The centripetal force required to car moving in the सर्कल इज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? तो हमें यहाँ दिया गया है कि 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है, उसका मास, उसका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम का है और 50 मीटर की उसकी रेडियस है। तो हमें जब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है जो अभी हमने देखा, F C = m मल्टीप्लाई में v² डिवाइडेड बाय में r, जहां m है हमारे पास 1000 kg
और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और टाइम है, रेडियस है हमारे पास 50 मीटर। तो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया? 8000 न्यूटन। क्लियर? क्लियर? और यह बल कार के टायरों और सड़क के बीच घर्षण द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर में वर्क को। तो काम की परिभाषा क्या होती है? काम कार्य तब होता है जब कोई बल F किसी वस्तु पर कार्य करता है जिससे वह बल की दिशा में एक दूरी d चलती है। कार्य की मात्रा की गणना बल, दूरी और गति की बीच के कोण थीटा के कोसाइन को गुना करके की जाती है। अगर हम एग्जाम्पल से समझे वर्क को, तो वर्क यह इस गाड़ी को कितने फोर्स के साथ इस गाड़ी को कितने फोर्स के साथ खींचे विद एंगल थीटा और डिस्प्लेसमेंट किया गया है s, जिससे वर्क इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे वर्क कितना कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें f की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके हम वर्क को निकाल सकते हैं। क्लियर? वर्क का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो है F = FD cos थीटा, जहां W है वर्क डन, F है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मतलब बल का परिमाण और W किया गया कार्य, D है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वस्तु का विस्थापन और थीटा है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शंस। मतलब थीटा ये कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है, वो हमारा थीटा कहलाता है। क्लियर? तो थीटा इज बल और विस्थापन दिशाओं के बीच का कोण होता है। जो यूनिट होती है वर्क की, या फिर हम बोले कि इकाई, हम वर्क को कैसे मेजर करते हैं, तो कार्य की इकाई जो होती है वो जूल जे है। एक जूल को उस कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 1 न्यूटन के बल के द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने पर किया जाता है। अगर हम बात करें कि 1 जूल वर्क कब कहेंगे, 1 जूल वर्क कब कहेंगे, तो 1 जूल वर्क करने के लिए फोर्स 1 न्यूटन, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displace an object by 1 meter in the direction of force। मतलब 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो हम कहेंगे कि 1 जूल कार्य किया गया है। F = F क्रॉस D। क्लियर?
और जो इसका सिंबल है जे, मतलब जूल। जे मीन्स जूल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी। यहाँ पर हम दो प्रकार की एनर्जी के बारे में देखेंगे। एक काइनेटिक एनर्जी जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा है जिसकी गणना वस्तु के द्रव्यमान m और उसके वेग v के वर्ग के गुणनफल के आधे के रूप में की जाती है। अगर इसे कैलकुलेट करना है तो उसका मास हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मास एंड द स्क्वायर ऑफ द इट्स वेलोसिटी। जहाँ वेलोसिटी v है, m मास है, तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से काइनेटिक एनर्जी को हम समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। मान लेते हैं कि इस लड़की ने इस फ्लोर से एक बॉल को फेंका। बॉल जब इसके हाथ में थी तो बॉल मोशन में नहीं थी। तो इसकी जब मोशन में नहीं थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 उस टाइम। जब इसने बॉल को फेंका तो बॉल इस पाथ के थ्रू यहाँ होके यहाँ होके अभी बॉल यहाँ पर है, तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ मल्टीप्लाई में इस बॉल का मास मतलब द्रव्यमान मल्टीप्लाई में कितने वेलोसिटी से ये बॉल मूव कर रहा है उसका स्क्वायर। फिर तीनों को हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर का प्रोडक्ट करके हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, गतिज ऊर्जा, गतिज में गति मतलब वो चल रही है, मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशंस को चेंज कर रही है लगातार, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास गतिज ऊर्जा है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं गतिज ऊर्जा का फार्मूला। के ई काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, जहां पर m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है और के ई को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को मापने मेजर करने के लिए जो इकाई है उसे जूल कहते हैं। द यूनिट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज जूल। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम संभावित ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its position in a gravitational field. It is calculated as the product of the object's mass जो m है, the acceleration due to gravity जो g है, and the height h above a reference point। मतलब किसी वस्तु की पास
गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उसकी स्थिति के कारण होती है। इसकी गणना वस्तु के द्रव्यमान m, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g तथा संदर्भ बिंदु से ऊंचाई h के गुणनफल के रूप में किया जा सकता है। अगर इसके फार्मूले की बात करें, देखिए जिसका फार्मूला होता है PE इज इक्वल टू mgh। PE इक्वल टू mgh। एक एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं कि यह लड़की, इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, अभी मूव नहीं कर रही है, चल नहीं रही है, तो हम कहेंगे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये अर्थ के अंदर ही खड़ी होगी तो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी इसके ऊपर। तो रेफरेंस पॉइंट से जो इसकी हाइट होगी, ये जिसे हम h कहते हैं, ये h, इस लड़की का द्रव्यमान मतलब m, जो m से डिनोट करते हैं, और ग्रेविटी g, तीनों को मल्टीप्लाई करके जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यह बॉल यहाँ पे आ जाए, इस पोजीशन पे आ जाए, तो इस बॉल की हाइट जब ये यहाँ पे आ जाएगी तो मूव नहीं करेगी, इस सरफेस पे रहेगी। उस टाइम हम इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, उसकी हाइट जो ये, उस बॉल का द्रव्यमान और जी की वैल्यू, तीनों को मल्टीप्लाई करके हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर P हमें बताता है PE पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का द्रव्यमान, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर, पृथ्वी पर लगभग इसकी ये वैल्यू होती है। जहां h है हमारे पास हाइट अबव द रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु से ऊपर की ऊंचाई, जिसे हम h से डिनोट करते हैं। क्लियर? इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है। स्थितिज ऊर्जा की इकाई जूल है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक पृथक प्रणाली में ऊर्जा, कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। अगर हम समझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ये कहता है कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हम इसको केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, अनदर फॉर्म में। यह एक इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होती है। एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी स्थिर होती है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हीट को। किसको? हीट को। तो ऊष्मा की परिभाषा, ऊष्मा की परिभाषा। ऊष्मा तापमान अंतर के कारण प्रणालियों या वस्तु के बीच ऊर्जा हस्तांतरण का रूप है। यह गर्म वस्तु से एक ठंडी वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होती है जब तक तापीय संतुलन ना हो जाता। क्लियर? अगर हम इसे समझे कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी between systems or objects due to a temperature differences. It flows from a hotter object to a colder one until thermal equilibrium is reached. एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास ये मोमबत्ती है और एक लोहे की रॉड है। ये लोहे की रॉड है। ये जब इस मोमबत्ती के ऊपर हम लोहे की रॉड को रखते हैं तो लोहे रॉड का ये वाला पार्ट गर्म होता है। अभी ये वाला पार्ट ठंडा है, ये वाला पार्ट गर्म है। जब मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं तो हीट क्या करती है? उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर गति करती है। मतलब जैसे ये यहाँ पर रहेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो करती जाएगी, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करती जाएगी। और ये तब तक फ्लो करेगी जब तक यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। यह ऊष्मा का एक प्रॉपर्टी है। यह एक हीट की प्रॉपर्टी है। क्लियर? ऊष्मा की जो इकाई है वो जूल है। हम हीट को जूल में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और विशिष्ट गर्मी की क्षमता। स्पेसिफिक heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of 1 unit mass of a substance by 1 degree Celsius और 1 Kelvin। ऊष्मा की परिभाषा में देखें, विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। उसे स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी कहते हैं। इसका प्रतीक C है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T है। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा
टी है। क्लियर? डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस को डिनोट करता है। अगर हम इसे देखें, यहां से समझे टेम्परेचर डिफरेंस को, तो अगर हमें डेल्टा टी कैलकुलेट करना है तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ होगा और यहाँ का थर्मल इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले यहाँ का टेम्परेचर कुछ होगा और यहाँ का टेम्परेचर कुछ होगा। दोनों के डिफरेंस को हम डेल्टा टी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं इनके सिंबल्स। Q इज अ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, मतलब ऊष्मा अवशोषित या मुक्त की गई। M मास ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ का द्रव्यमान। C स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा की धारिता। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, और तापमान में परिवर्तन। जो यूनिट होती है, जिसकी 2 यूनिट है, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसे ऐसे लिखते हैं। और जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, एक डिग्री सेल्सियस में है, एक केल्विन में है। दोनों ही टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट है। जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केजी केल्विन, ये इसकी इकाई है। क्लियर? थैंक यू।